नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लकी, मैं एक शराबी हूँ। परमेश्वर कृपा, अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मार्गदर्शन, आज के दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। मैं रिवाइवर ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेंबर हूँ थाना से। मैंने स्पॉन्सर लिया हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड रहा हूँ, काफ़ी सेवा करने का मौका मिला, और आज भी कहीं पे अगर ज़रूरत है तो मैं अपने आप को वॉलंटियर करने से पीछे नहीं रखता। कुछ पिछले 2-3 सालों से कुछ एक शारीरिक मुश्किल से जाते हुए थोड़ा आवाज़ में बदलाव हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आप थोड़ा सहन करेंगे। तेईस साल हो गए मेरे को रिकवरी में, लेकिन हम जो शारीरिक अब्यूज़ करते हैं ना, शरीर को तकलीफ़ देते हैं, तब भी से लेके अभी तक जब भी ठंडी आती है ना, तो मेरा साला ब्लैडर चीख चीख के चिल्लाने को चालू करता है। मेरे को आधे घंटे में भागना पड़ता है। पीते वक्त हम क्या सोच के चलते थे ना कि कभी कुछ नहीं होगा हमारे को, यार कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन थैंक गॉड, ये में आने के बाद में एक के तत्वों के आधार पे ज़िंदगी जीते हुए, जो कुछ भी है उसको अपनाते हुए, रोज़ नए सूरज को उगते देख के अच्छा लगने की जो क्रिया इन तत्वों ने जागरूक की है, उन आधारों पे खुश हूँ, सुखी हूँ। मेरे को विषय देते टाइम चेयरमैन ने भी ज़रा थोड़ा सा गोगली डाला है, इन ए एंड अराउंड ए। मैं ऐसा ये विषय को समझता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में हम या तो अपने आप को पूरी तरह से इस विचारधारा के साथ में बहने देते हैं, या हम अपनी टेम्परवरी ज़रूरत जो होती है कि शराब की समस्या से बाहर निकलना, उस तक सीमित रखते हैं और उसी तक ए को यूज़ करते हैं। अक्सर हम दोनों प्रकार के लोगों को देखते हैं। हम लोग सेल्फिश हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, इसके लिए ए को यूज़ करने की पद्धत हमारे में ज़्यादा है, और ऐसे हम बहुत से मेंबर्स होते हैं। शुरुआत में ये संख्या बहुत ज़्यादा होती है। धीरे धीरे जैसे जैसे शायद हमको फटके लगते हैं और हमको ये समझने लगता है कि शराब ही नहीं, मेरी जीवन की हर समस्या का जवाब अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में है, फिर मैं अराउंड से, बाहर से न घूमते हुए मैं अंदर आने की कोशिश करता हूँ। इसको कई लोग सेकेंड कमिंग बोलते हैं कि दूसरी बार मेरे को ये का मैसेज मिला। सुना होगा आपने कई लोगों की शेयरिंग में, पहली बार दारू के लिए मिला, दूसरी बार शायद ज़िंदगी की अस्त व्यस्तता के लिए मिला। हम सुनते हैं कि रिकवरी में भी, सोबराइटी में भी डिवोर्स होते हैं, सोबराइटी में भी कंगाली आती है, सोबराइटी में भी इमोशनल अपीवल्स ऐसे होते हैं कि सुसाइड करने को दिल करता है। और ऐसे टाइम पे ये प्रश्न होता है, क्या अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास सिर्फ और सिर्फ शराब से दूर रहने के ही जवाब हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास दोनों प्रकार के अनुभव हैं, और मैं दोनों अनुभव आपके सामने शेयर करने की कोशिश करूँगा। करीब 12-13 बरस की उम्र में पहली शराब पी, और वही टाइम से मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एजुकेशन पूरा नहीं हो पाया, बचपन से काम करते करते घर के अंदर मद्यपान की समस्या, भाई पीता था और वो शुरू से ही अल्कोहलिक था, जब से मैं उसको देख रहा था। और वो सारा घर का वातावरण और हमारी सोसाइटी के साथ में घर का रिलेशनशिप बहुत गड़बड़ था। हमको बुलाया नहीं जाता था कहीं पे, और अगर मैं कहीं बाहर निकलता था तो लोग मेरे को पूछते थे कि तेरा भाई कैसा है, सब ठीक तो है ना। और वो सामने वाले का पूछना मुझे और भी छोटा महसूस कराता था। सरदार जी देखने पे मैं खुश नहीं होता था, जबकि लोग अपने धर्म जाति का लोग मिले तो खुश होते होंगे। मैं बचपन में खुश नहीं होता था। न्यूनगंड की भावना, कमतरता की भावना, ये सारी भावनाओं से ग्रस्त होते 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 मेरा एक बॉटल्ड अप पर्सनालिटी बन गया, जिसको कि कोई आउटपुट मिलता ही नहीं था। शराब पीने के बाद में एक स्रोत मिला जिसमें मैं शायद अपने आप को एक्सप्रेस कर सका, और मैं फिर शराब को अपना जीवन साथी बना लिया। शराब के साथ में जो दोस्ती की, फिर उसके साथ में प्यार में बढ़ गया,
और फिर जैसे भूषण बोलता है उसकी भक्ति करने लग गया। ये प्रवास में मैं पूरी तरह अपने आप को मैंने झोंक दिया। जब आँख खुली वो टाइम पे मेरी उम्र 28 बरस थी। मेरे हॉस्पिटलाइजेशन हो चुके थे। मैं एक जनरल हॉस्पिटल में एडमिट था और मेरी माँ मेरे को वो हॉस्पिटल में एडमिट करके घर चली गई थी, क्योंकि उस हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर KEM हॉस्पिटल था और वो KEM हॉस्पिटल में मेरा भाई 28 साल की उम्र में मरा था और माँ ही मेरे को एडमिट करने आई थी। और शायद उसने भी यही सोचा होगा कि आसपास का ही हॉस्पिटल है, वो भी गया, अभी ये भी गया। मुझे एक मैसेज मिला उसी हॉस्पिटल में। मुझे मैसेज के पहले मैसेज देते वक्त उस व्यक्ति ने जब मेरे से बात की आकर के, तो उसने लगभग मेरी जैसे स्टोरी ही शेयर की। मैं प्रभावित हुआ। उसने मेरे को पूछा, लकी क्या आपको भी शराब की समस्या है? मैंने बोला है यार, लेकिन जमता नहीं है, होता नहीं है। तो बोला ये ऐसा होता है, वाई डोंट यू कम टू ए, ट्राई कर। तू अभी आ ही गया है, इधर हॉस्पिटल में एडमिट है, डिटॉक्स हो गया सब तेरा, तू एक ही मीटिंग कर, ये प्रयत्न कर, इट कैन वर्क। और मैं उस दिन एक ही मीटिंग की, पहली मीटिंग, करीब 50-60 लोगों में। मैं वार्ड बॉय मुझे लाके एक फ्रंट वाली कुर्सी पे उसने बिठा दिया, मैं धम करके बैठ गया और मैं मुंह खोल के ऐसा एक जस तंद्री में अजनबी लोग, अजनबी क्रिया, इसको देखता रहा। मीटिंग ख़त्म होने के बाद में कुछ मुझे ऐसा अनुभव आया कि जैसे कोई एक बड़ा बर्डन मेरे अंदर से कम हो गया और मैं ऐसे उठ गया, एक बड़ा बोझा कम हो गया। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई, लकी इधर नहीं तो किधर नहीं, हाँ अभी चीटिंग मत करना। क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे शराब से दूर रखने के प्रोग्राम पे लिया जाता था, मैं पूरी तरह से चीटिंग करता था। भले वो माँ हो, बीवी हो, बहन हो, जो भी प्रयत्न करता था, मैं कभी उनके प्रयत्नों को साथ नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे पहली बार अंदर से आवाज़ आई। वो आवाज़ आने के बाद में कि इधर नहीं तो किधर नहीं, लकी अभी चीटिंग मत करना। मैं अपने होम ग्रुप में आया, थाना में आया। थाना में आने के बाद में अपने इंटरनल नेटवर्क से उनको पता चल गया था कि भैया एक थाना का बेवड़ा उधर आया था, एडमिट होके अभी अभी निकला है, एका मीटिंग किया है, उसको लेके जाओ एका मीटिंग में। 2 मेंबर मेरे घर पे आए। उन्होंने मेरे को हमारे पास में, घर के पास में नवप्रकाश ग्रुप है, वहाँ पे बुलाया। उसमें से एक मेरी पहचान का था, मेरे धर्म का था, और उसने मुझसे अच्छी बातें की और मेरे को थोड़ा सा और प्रोत्साहन मिला। उसके बाद में मैं एक ही मीटिंग्स करता गया। फटी पड़ी थी। यहाँ पे अपने लिटरेचर में लिखा हुआ है, अंडर द लैशेस ऑफ अल्कोहलिज्म वी कम, वी वर ड्रिवन टू ए। मद्यपान के फटकों ने मेरी चमड़ी पूरी तरह से उधेड़ दी थी। 28 वर्ष की उम्र में मुझे जीने का, किसके लिए जीने का, ये समझ में ही नहीं आता था। मैं सिर्फ और सिर्फ मरना चाहता था। एक ही मीटिंग्स करते करते मुझे यहाँ के जो भी हज़ारों अनुभव सुनने को मिले, उन अनुभवों से मुझे मद्यपान नाम की बीमारी की जानकारी हुई और उस बीमारी की जानकारी ने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब भी दिए। मेरे दोस्त हमेशा ये बोलते थे, ये लकी तो हाउरट के जैसा क्यों पुता रे, और तू साला पीने के सिवा दूसरा कोई बात ही नहीं करते। इट वॉज ऑब्सेशन एंड एलर्जी। टेबल पे बैठे हैं तो मेरे को यही उम्मीद रहती थी कि मेरे ग्लास को सबसे पहले भर, और भरे हुए ग्लास को साथ में बैठ के 1 मिनट भी इंतज़ार करने की मेरी क्षमता नहीं होती थी। उसके लिए मैं कुछ भी लॉजिक देता था। अरे लोग बोलते थे अभी डाला है ना, बैठ जरा बातचीत करते हैं, माहौल बनेगा, पिएगा। अरे वो बोला बेवड़ा लोग साला बाहर में आया पीने के लिए, क्या माहौल बनाता, पहले पी, बाद में माहौल बनाएंगे। तो मैं एक बका हुआ शराबी था जिसका पूरी तरह से शराब पे मेरी मानसिक अवस्था को परिवर्तन करने का विश्वास था। बीमारी की जानकारी मिलने के बाद में, 1 डे एट ए टाइम का प्रोग्राम मिलने के बाद में, करीब 3-4 महीने, 5 महीने से, वो बोलते हैं ना शुरुआत में पिंक क्लाउड स्टेज, अपनी फेलोशिप में इतनी ताकत है कि लोग साला सर पे उठा लेते, और वो सर पे उठाना मेरे जैसे अल्कोहलिक का साला ईगो बढ़ा देता है। मेरे को भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ यार, मैं कुछ अच्छा करके भी आया हूँ। लोग बोलते हैं ना यहाँ पे भाग्यवान हूँ हम बेवड़े बने, मेरा विरोध है उसको।
ये में आए, ये भाग्यवता है, इसके लिए हम भाग्यवान हैं। ये करते करते लगभग 1 साल बीत गया। अब 1 साल बीत गया और मेरा प्रॉपर्टी होने वाला था। मैं 13 दिसंबर को ये में आया था, 12 दिसंबर को। तो हमारे थाना में एक प्रथा है कि जिसका भी पहला प्रॉपर्टी होता है उसके घर में सुबह सुबह लोग जाते हैं, 10, 20, 25, 50, और सुबह चाय पानी नाश्ता 6 बजे से चालू हो जाते थे वो टाइम पे। अभी ये व्हाट्सअप ने सब सत्यानाश कर दिया, अभी पर्सनल टच खत्म हो गया, अभी व्हाट्सअप ही होता है। तो वो सुबह लोग आने वाले हैं, ये एंटिसिपेशन में मैंने बीवी से रात को बात किया। मैंने बोला देख हैप्पी, कल सुबह मेरे को 1 साल पूरा होएगा और ढेर सारे मेंबर अपने को विश करने को आएंगे। तो चाय पानी का इंतजाम करते करते मैं जरा थोड़ा सा ऐसा आध्यात्मिक और भावनिक बात करने लगा। क्या ब्लेसिंग है ना ये का अपने ऊपर। बोलती है ये आपने किया है? हाँ। मैंने बोला यार मैं साल भर मेहनत किया, ये में गया रिकवरी। बोलती आपका पॉकेट निकालो, आपको बताती हूँ आप शराब से कैसे दूर हो। तो मैंने अपना पर्स निकाला, उसमें से उसने एक चिट्ठी निकाल के मेरे को बताई, आप इसके कारण शराब से दूर हो। और मैं बोला ये क्या है? संयोग ये था कि जिस दिन मेरे को मैसेज मिला उसके कुछ दिन पहले उसने एक बिग शॉट बाबा के पास पूजा कराई थी। वो बाबा ने चिट्ठी दी, उसने मेरे पर्स में डाल दी। मेरा विश्वास ये भी, उसका विश्वास बाबा पे, और साला मैं सोबर। अभी देखो, हाँ 1 साल की रिकवरी के बाद में मेरा क्रेडिट उसने छीन लिया। 1 सेकंड में ना मेरा राक्षस बाहर आ गया। तेरी माँ की चुर हो गया। बोला मैं एक क्वार्टर पी के आता हूँ, तेरे को और तेरे बाबा को अब भी बताता हूँ कैसा मेरे को दारू से दूर रखा। साला मैं साल भर मीटिंग करता रहा, 2-2, 4-4 मीटिंग, नाइट विजिल्स, ये कर वो कर, और ये सारा क्रेडिट बाबा को। खैर मैं पीने निकला। मैं बोला तेल लेने गया वो 365 दिन, पहले ये बाबा का इशू सेटल करना पड़ेगा। ईगो को धक्का लगा तो सोबराइटी कोई मायने नहीं रखती। ईगो प्राइम है बेंच। ईगो पहले अपने आप का आइडेंटिटी जमाना, बाद में आध्यात्मिक तो अच्छा बोल, ठीक है अपन आध्यात्मिक, तू गली करेगा ना अपने जैसा राक्षस कोई नहीं। इसके लिए हमको बोला है हम जेकिल एंड हाइड हैं। हम एक तरफ से बहुत उदार और अच्छे प्रकट होते हैं, दूसरे क्षण में ही हम एक राक्षसी स्वरूप ले लेते हैं। दोनों चीजें हमारे अंदर साइमल्टेनियस रहती है। कार्यक्रम का आधार हमारे राक्षसी ट्रिगर को जानना और उनको न्यूट्रलाइज रखना है, बस। उनको निकाल पाने की क्षमता हमारे में नहीं है। वो क्षमता एक उच्च शक्ति के पास है, जिससे हम 6 स्टेप में मन खुला करके प्रार्थना करते रहते हैं, दैट्स ऑल। खैर मैं निकला पीने के लिए, और जैसे ही बाहर निकला तो एक मेंबर स्कूटर पे जा रहा था, अपना ही ये मेंबर शायद स्लिप में था। वो रुका, बोलते हैं लकी 50 रुपया देना है। अब मैं बात कर रहा हूँ 24 साल की, तभी 50 रुपया बड़ा होता था, आजकल कुछ नहीं है। तो उसके मुंह से बास आई, और तभी शायद मेरे को कुछ रियलिटी का फेस हुआ। उसको तो मैंने पैसे दिए नहीं, लेकिन हमारी वर्कशॉप के बाहर गेट पे बैठ के मैं रात को रोने लगा। मुझे तभी ये रियलाइज़ हुआ कि मैं पी के बताएगा क्या। एक तरफ मैं दुनिया को समझा नहीं पा रहा हूँ, यानी कि मेरी बीवी समझ नहीं रही है, दूसरी तरफ मैं पी के कुछ कर नहीं पाऊँगा। तो एकदम से शायद ईगो क्रशिंग मोमेंट था मेरे लिए। उसके बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया, और स्पॉन्सर लेने के बाद में मुझे इस बात की कल्पना हुई कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम सिर्फ 1.5 घंटे की मीटिंग नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम सिर्फ मद्य मुक्ति नहीं है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम मेरे अंदर वो आमूलाग्र बदल लाने का है, जिससे कि मैं समाज में पुनर्स्थापित हो सकूं। स्पॉन्सर लेने के बाद में जो चर्चा शुरू हुई मैं उस पर शेयर करूंगा, लेकिन मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आई वॉज अराउंड ए। मैं अपने ये पहला एक रिलेशनशिप में क्राइसिस आने से पहले मैं ए में था, सोबर था, लेकिन मैं शायद ए के अंदर नहीं घुसा था। ए के अंदर जाना, इन ए जाना, यानी कि ए के कार्यक्रम को अपनाना, ए के कार्यक्रम को जीना।
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हमारी जो प्रगति होती है वो अलग अलग टप्पों में होती है। पहले मेरे लिए वो ए थी। कोई मुझे पूछता था लकी किधर जाता है, अरे मैं वो ए है ना मीटिंग, उसमें जाता हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद में ए हमारी हो गई, मेरी हो गई। फिर ऐसा वक्त आया कि जब ए का प्रोग्राम इतना प्रैक्टिस करते करते वो अंदर रच गई, तो फिर जैसे ए मेरी हो गई, मैं ए हो गया कि जहाँ मैं जाऊँ वहाँ ए ने होना चाहिए, इस बात की उम्मीद। मैं यही आपके साथ में प्रवास शेयर करने की कोशिश करूँगा। स्पॉन्सर लेने के बाद में मुझे वो पहली पायरी का वो जो अपने 12/12 में लिखा हुआ है ना, हु केयर्स टू एडमिट कंप्लीट डिफीट, मैं ये भावना धारणा में रहता हूँ, जिन्होंने अभी तक स्पॉन्सर नहीं लिया है दे हैव नॉट एडमिटेड कंप्लीट डिफीट। क्योंकि कंप्लीट डिफीट का मतलब मदद मांगना। अगर आपने मदद नहीं ली है मतलब आज भी मैं अपने बलबूते पे ही ये करूँगा, इस भावना को लेके जीता। मैं जैसे बताया ना आपको, सोब्राइटी कितने भी सालों की हो लेकिन मैं कर सकता हूँ। अभी मैं शराब बंद है मेरी, अभी मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि इसका कारण एक और भी है, बहुत सारे लोग समाज में हमको फीडिंग करते रहते हैं, अच्छा आदमी है रे, बहुत स्मार्ट है, खाली दारू एक लफड़ा है। वो बेचारे मुझे अच्छा लगे ताकि मैं दारू से छोड़ सकूं इसके लिए बोलते हैं, लेकिन मैं सही में समझ लेता हूँ। और मुझे फिर इतना जबरदस्त अंदर से वो बातों का विश्वास होता है कि नहीं अभी मैं करके बताऊंगा। मेरी जिंदगी का बेड़ा गर्क हुआ है, दारू ही नहीं बाकी चीजों में बैंड बजी पड़ी है। मैं वैसा नहीं मानते हुए अपनी तरीके से जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। और इसमें ही हम लोग देखते हैं कि हम लोग कंडीशनल सरेंडर करते हैं, टेम्पररी सरेंडर करते हैं, क्राइसिस टू क्राइसिस सरेंडर करते हैं कि जब भी एकदम से असहनीय हो गया वो टाइम पे हथियार डाल दिए। लेकिन जैसे जैसे माहौल फिर से नॉर्मल हो गया, थोड़ा ग्रिप और कंट्रोल आने लग गया, फिर से मैं अपने पुराने आइडियाज़ के साथ जीने लगता हूँ। हम में से कई अभागे इसी टेम्पररी और कंडीशनल सरेंडर के कारण बहुत साल तक एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। इसको आज मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि जो बिल ने लिखी है, और वो ये है कि सेल्फ विल रन राइट। मेरे अंदर की खुद की इच्छा चलाने की जो आइडिया है वो हमेशा मेरे ज़िंदगी में तांडव नृत्य करेगा। मुझे कंप्लीट डिफीट एडमिट करना है सारे क्षेत्रों में, सिर्फ मध्यपाश के ही आगे नहीं, बीमारी के ही आगे नहीं। वो कंप्लीट एडमिट डिफीट बिगर स्पॉन्सर के नहीं हो सकता, ये मेरा मानना है। खैर, स्पॉन्सर एक ऐसा टूल है ए में जो कि मेरा मार्गदर्शक, मेरा दोस्त, मेरा साथी बन के मेरे साथ में कार्यक्रम पे चलता है और मुझे टप्पा दर टप्पा मेरे जो भी प्रोग्राम रिलेटेड सवाल हैं उनका जवाब देने की कोशिश करता है। अच्छा, अभी एक और फेस आई ज़िंदगी में, जब भी पैसे के कमाने के मामले में मेरी ये क्या मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पे तो सुना है ना कि बाबा ये तो सिवाय आशा और स्ट्रेंथ बांटने के दूसरा तो हम कुछ करते नहीं हैं। तो 3-4 साल के बाद में मुझे ऐसा लगा, जो कि शुरू से ही लगता आया था, कि पैसे के मामले में तो खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, फिनेंशियल मामलों में। अब फिनेंशियल मामले में खुद को करना पड़ेगा मतलब मैं एक्शन की बात नहीं करता हूँ, मैं थॉट, आइडिया, सब उसकी सब चीज़ों की बात करता हूँ। वो भी मैंने एक जुगाड़ किया और बाद में साला फाइनेंशियल क्राइसिस में आया। सोब्राइटी के अंदर मैं लगभग बैंकरप्ट हो गया। इसका अर्थ ये होता है कि एक मामले में मैंने एक एक कार्यक्रम पे श्रद्धा की, वापस दारू नहीं पिया, मतलब मेरी श्रद्धा पूरी थी, कम नहीं पड़ी। दारू का ऑब्सेशन श्रद्धा से रिलेटेड रहता है, जब भी श्रद्धा कम पड़ी वो ऑब्सेशन तो है ही साला। लेकिन बाकी मामलों में अपने आप को मैंने खुला नहीं छोड़ा, इसके लिए मैं फटके खाता गया। अब वापस आकर के वो टाइम पे फिर से मैंने एक और स्पॉन्सर लिया। वो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, जो कि मेरे बिजनेस के जैसा जिसका बिजनेस था, मेरा हमउम्र था, और उसके व्यवहार को देखते हुए, उसकी बातों को देखते हुए, उसके आसपास में देखते हुए मुझे लगता था कि इसके पास कुछ जवाब हैं यार। अगर ये मेरे जैसा बेवड़ा है तो ये साला ज़्यादा खुश है,
इसको कुछ मेरे से ज़्यादा मिला है या ज़्यादा समझा है। और वो टाइम पे मुझे ये मालूम पड़ा कि भाई इसमें भी सेल्फ विल रन राइट ही है, सवाल पैसे का नहीं है। अभी अपना भाई शेयर करके गया ना, सवाल पैसे की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है उसका है, और उसके लिए मैं क्या करने की मेरी तैयारी है उसका है। मेरे वैल्यू सिस्टम मेरे को बदली करने पड़ेंगे, क्योंकि शराबी को सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है ना जो इनसिक्योरिटी, वो फिनेंशियली होती है। रिकवरी के बाद में हम लोग दे पैसे के पीछे भागते हैं, स्मार्टली नहीं भागते हैं, अनाप शनाप भागते हैं। मीटिंग्स भी छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि यही लगता है कि साला अभी जो अस्तित्व बनेगा ना वो पैसे से ही बनेगा। थैंक यू, ये मेरी दारू बंद करा दी, बस उधर ही एक पत्ता कट। जब बर्थडे होएगा तो आ जाऊंगा, कोई कंट्रीब्यूशन मांगने आएंगे तो आ जाऊंगा। मैं ये मेंबर होता हूँ, सोबर होता हूँ, आई एम अराउंड ए बट आई एम नॉट इन ए। इसको शायद बिल ने एक ड्राई ड्रंक स्टेज की भी व्याख्या दी हुई है अपने लिटरेचर में। पिंक क्लाउड स्टेज, ड्राई ड्रंक स्टेज, डिपेंडेंसी ऑन सेल्फ, फैंसीड सेल्फ सफिशिएंसी, कि मेरे सारे सवालों का जवाब मेरे अंदर से आएगा, मैं सक्षम हूँ, ये भावना हमेशा रहती है। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे चलते जाता हूँ, ये मेरे बाकी के अनुभव मुझे बता देते हैं, और मुझे ऐसे यहाँ पे अनुभव देखने को मिलते हैं कि जो मुझे फिर से प्रेरित करते हैं कि नहीं दोस्त, सिर्फ दारू की समस्या क्या नहीं, सभी समस्या के जवाब एक ही कार्यक्रम में है। क्योंकि एक का कार्यक्रम मुझे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदल की तरफ ले जा रहा है। प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज, 180 डिग्री, थोड़ा सा चेंज नहीं, दारू के मामले का ओनली चेंज नहीं, पूरी मेरी श्रद्धा स्थान के ऊपर सवाल उठाते हुए पूरे का पूरा बदलाव चाहता है एक कार्यक्रम। और तभी कार्ल युंग ने बोला है कि मेरे जैसे शराबी खुशी खुशी शराब से दूर रह सकते हैं। अगर मेरे व्यक्तिमत्व में आमूलाग्र बदल नहीं आता है तो मैं शायद ऑन ऑफ होता रहूँगा। फिर वो जो बोलते हैं ना डिसकंटेनमेंट, इरिटेबिलिटी, वो सारी की सारी बनी रहेगी। तो हो सकता है ऐसे में बीबी 500 रुपया निकल के दे, जा पी के आ रे बाबा, थोड़ा कम से कम पिएगा तो खटखट कम करेगा। ऐसे टाइम पे ये ड्राई ड्रंक स्टेज में मैं खुद से और खुद के आसपास के लोगों से अवाजिब अपेक्षाएं रखता हूँ हमेशा। वन सिंबल, देखो ई नहीं तो बहुत सारे लोग बताएंगे, बट अराउंड ए का जो मेरे अनुभव से समझ में आया मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। जो लोग एक एक कार्यक्रम के अंदर सर्वस्व वाहून न दिल्यामुळे, हमारे पास बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं जब अराउंड ए रहता हूँ तो मैं खुद से भी अवाजिब अपेक्षाएं रखता हूँ। जो जिंदगी में कभी कर नहीं पाया वो करूँगा, इस बात की अपेक्षा खुद से रखता हूँ, खास करके पैसे के मामलों में। और वही अपेक्षा मैं अपने आसपास के लोगों से भी रखता हूँ, अपने यारों दोस्तों से परे, अपने फैमिली से। अवाजिब अपेक्षाएं लिखा है इसको। जबकि इन ए वाली बात होती है तो वाजिब अपेक्षा की बात होती है, खुद से भी और अपने नज़दीकी लोगों से भी। तो अराउंड ए अवाजिब अपेक्षा, इन ए वाजिब अपेक्षा। अब सबसे पहले तो वाजिब और अवाजिब के बीच का फर्क जानना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे को जो समझ में आता है वो वाजिब ही है साला, तभी तो करता हूं। अभी ये अवाजिब है कौन समझाएगा? ये तो स्पॉन्सर के साथ बैठना पड़ेगा, ये तो 4 स्टेप लिखना पड़ेगा। मैं अराउंड ही रहता हूँ तो मुझे अपने भूतकाल में झांकने की इच्छा नहीं होती है। दारू तो बंद है ना, सब तो ठीक है ना, अभी क्या करना है, चल कर लेंगे यार, थोड़ा गड़बड़ करते वो भी करेंगे। कल करने की भावना, बाद में करने की भावना फिर से आती है। जब मैं ए के अंदर होता हूँ तो इट इज़ अ प्रोसेस यार, पहला दूसरा तीसरा जैसा चौथा पांचवा छवा, है ना, सिंपल। अगर सरेंडर कर ही दिया है तो दूसरा कदम क्यों नहीं लेता है? एडमिटेंस ऑफ इंसैनिटी क्यों नहीं कर लेता साथ में कि बाबा मैं पागल हूँ, मैं अपना जीवन व्यवस्थितपणे एडजस्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं अपनी वो पीने की इच्छा उस उच्च शक्ति के हवाले कर देते? ये सारा सरेंडर का ही तो पार्ट है ना, ये सारा समर्पण की ही क्रिया है ना। पहला समर्पण शराब के मामले में, दूसरा समर्पण मेरी साली बुद्धि के मामले में, और तीसरा समर्पण जिंदगी के मामले में। तीनों मैंने सरेंडर किया ना।
अराउंड ए में ये सरेंडर होता नहीं है, होता भी है तो इसमें डेप्थ नहीं होती, जैसे मैं अपने अनुभव से आपको बताया रिलेशनशिप का, फिनेंशियल। अब इसके बाद में प्रवास शुरू होता है इन ए का। अब जब ए के अंदर आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे से क्या अपेक्षा है। हम प्रोग्राम प्रैक्टिस करें। पापा इंग्लिश मीडियम में गया तो बच्चा इंग्लिश के लेसन ही पढ़ना चाहिए ना। ए में अगर मैं आया हूँ तो ये 12 कदम मेरे लिए ही है ना, ये स्पॉन्सर मेरे लिए ही है, ये किसी और के लिए नहीं है। यहाँ पे बोलने वाले बोलते हैं कि कुछ यहाँ पे मस्ट नहीं है, लेकिन साला ये तो मेरी बीमारी का प्रिस्क्रिप्शन है ना। मैं प्रिस्क्रिप्शन में आधा टैबलेट ये लूँगा और दूसरा टैबलेट नहीं लूँगा और ये वाला टैबलेट परसों से चालू करूँगा, करता हूँ क्या? नहीं, मैं पैसा खर्चा करके डॉक्टर के पास जाता हूँ, जो लिख के देता है पूरा फॉलो करता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं सिलेक्टिव क्यों होता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर का अहंकार, मेरे अंदर का डर, मेरे अंदर की तथाकथित आत्मनिर्भरता मेरे को ये करने नहीं देती है। इन टप्पों के जब मैं परमेश्वर की कृपा से मैं जब इनको लांघता हूँ, इनको आगे जाता हूँ और स्पॉन्सर के साथ में बढ़ते जाता हूँ, तो धीरे धीरे आई स्टार्ट कमिंग इन ए। फिर मैं बाहर से तमाशा नहीं देखता हूँ। फिर मेरा सरेंडर शराब के मामलों में ही नहीं, मेरी ज़िंदगी के बारे में, मेरे रिलेशनशिप के बारे में, मेरे फाइनेंसेस के बारे में, मेरे सारे आइडियाज़ का सरेंडर होता है। और वो सरेंडर एक एक लेवल पे मुझे नीचे की तरफ ले जाता है। चौथी पायरी एक महत्वपूर्ण कदम होता है भी बड़ा सिंपल, और हमने करना चाहिए वो। अगर ज़रूरी नहीं होता ना तो ये 12 पायरियों में नहीं होता। अंदर से ढेर सारे सवाल आएंगे, जरूर आएंगे। मैं बीमार इंसान हूँ, मेरे अंदर से नहीं आएंगे तो क्या मेरी माँ के पास आएंगे क्या? नहीं आएंगे। मेरी बीमारी हमेशा किसी भी प्रकार के बदलाव को सवाल के रूप में फेंकेगी, क्योंकि मेरा लॉजिक भी तो एडिक्टिव है ना, मेरी पर्सनालिटी विकृत है। कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन अंदर से निकालेगी, कहीं से डाइवर्ट करेगी। अरे ये सब चौथी पायरी वारी करता रहेगा, थोड़ा पैसे का सोच, बेवड़े पैसे का। मुझे ये समझ में आया कि साला पैसा कमाना मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कमाया हुआ पैसे का नियोजन मेरा प्रॉब्लम है। सब बेवड़ों ने ढेर सारा पैसा कमाया, कैलकुलेट करो जितना हमने दारू पिया है, कमाया ये ना। भले उधारी भी मांगा है, मेहनत किया ना, उधारी मांगना भी कमाना बोलता हूँ। गधों को उधारी मिलती है क्या? भगा देते हैं। शानों को उधारी मिलती है, यानी कि मैंने मेहनत की, मैंने कमाया, लेकिन उस पैसे का मैं नियोजन ही नहीं कर पाया। तो मेरा प्रॉब्लम पैसा कमाना रहा ही नहीं है। अब नियोजन, इट्स अ मैटर ऑफ एटीट्यूड, ये दृष्टिकोण की बात है ना, क्योंकि उसके लिए तो अलग प्रकार का टैलेंट लगेगा। कमाने के लिए अलग लगता है तो संभालने के लिए अलग लगता है। इसी प्रकार से मुझे स्वभाव दोष पता चलते हैं, उसमें अपने 7वें स्टेप में, जो अभी मेरे कुछ टाइम पहले एक भाई ने शेयर किया था, जहाँ पे बिल ने वर्णन किया है कि हमको अपने स्वभाव दोष जानने के बाद में कुछ चीज़ें पकड़ के रखने जैसी लगती है। अरे भाई, पूरी की पूरी तरह से सारे स्वभाव दोष उच्च शक्ति के हवाले करूँगा तो मैं तो दुर्बल हो जाऊँगा ना यार। थोड़ा गुस्सा तो चाहिए ना, थोड़ा कभी तो यूज़ करना पड़ेगा ना। कभी तो मेरे पास वो फ़ोन नंबर चाहिए ना, कभी तो आएगा ना काम में। कभी तो मेरे पास वो भाई लोग के कनेक्शन चाहिए ना, टच में रहना चाहिए ना, कभी तो आएगा ना। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरा पूरी तरह से इस सिंपल कार्यक्रम पे विश्वास नहीं है। अभी भी मुझे लगता है कि अगर कहीं क्राइसिस आई तो कहीं बाहर से मदद आएगी। अगर अंदर से खुद की मदद करोगे तो साली क्राइसिस ही नहीं आएगी। ये सोचना। हमको क्राइसिस आने की क्रिया को ही डिफ्यूज करना है। हमको क्राइसिस आने के बाद में, तूफान आने के बाद में क्या करना है उसके बारे में सोचना नहीं। तूफान नहीं आए इसके लिए क्रिया है ये। 12 कदमों की क्रिया वो परिवर्तन की है कि मैं कोई तूफान क्रिएट नहीं करूंगा। मैं साली चलती हुई दुनिया में आग नहीं लगाऊंगा। मैं अपने आप को बदलूंगा, दुनिया को बदलने की अपेक्षा नहीं रखूंगा। और अपने आप को बदलने के लिए, खुद को जांच पड़ताल करने के लिए विलिंगनेस टू गो टू एनी लेंथ लिखा हुआ है
किसी भी हद तक जाने की तैयारी। अब ये सारे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं दोस्तों। किसी भी हद तक जाने की तैयारी में ये कन्वेंशन में भाड़ा खर्च करके आना नहीं होता है। ये तो हंसी मजाक रही। असली रिकवरी मीटिंग्स में नहीं होती है। असली रिकवरी जब आंख बंद करके आप प्रेयर एंड मेडिटेशन में बैठते हो, जब भी आप स्पॉन्सर के साथ बैठते हो, जब भी आप स्टेप्स के ऊपर काम करते हो, दैट इज रिकवरी। यहाँ से तो हम मोटिवेशन लेके जाते हैं, यहाँ से हम उत्साह लेके जाते हैं कि भूषण ने बोला, सिस्को ने बोला, मेरे को भी करना चाहिए। हाँ, उनके चेहरे पे खुशी और शांति है, दैट्स गुड। मेरे को भी एक अच्छा ए मेंबर जिसको सर्विस में इंटरेस्ट है, जिसको के कहीं पे सेवा देनी है, 12 स्टेप कॉल करने हैं, अपनी फैमिली में सुधार करना है, हम ये लेके जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है? मेरी प्रॉब्लम ये आती है कि थॉट लेवल पे और एक्शन लेवल पे मैं अलग हो जाता हूँ। विचार तो अच्छे होते हैं, जहाँ पे कृति की बात आती है ना, तो विचार से लेके कृति के बीच में मेरे आइडियाज आ जाते हैं और मेरे आइडियाज कृति को डाइवर्ट कर देते हैं। करता हूँ लेकिन थोड़ा सा। पूरा जैसा मैंने विचार किया है, जैसी प्रेरणा मिली है, मैं नहीं करता। इसी को बोला है बिल ने, सर्वस्व वाहू न दिल्यामुळे। खुद को पूरी तरह से एक सिंपल कार्यक्रम के साथ में बहने नहीं देने के कारण जर बर तर लगाते हुए मैं अपने आइडिया से ही जिंदगी जीता हूँ। शायद उसको मैं बोलता हूँ आई एम बीइंग अराउंड ए। मैं ए के आसपास रहता हूँ, ए के कार्यक्रम के अंदर नहीं जाता। अगर मैं ए के कार्यक्रम के अंदर नहीं जाता हूँ तो 7वीं पायरी का वो वाक्य कैसा पूरा होगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जो कि मेरा बड़ा प्रिय है। उसने बिल ने अपने साले विश्वास सिस्टम के ऊपर जबरदस्त वार किया हुआ है। उसने लिखा है कि भैया अभी तक तो हम लोग इतना प्रवास करके 7वें कदम तक आए हैं। अब 7वें कदम की तैयारी हमको ये बताएगी कि अभी तक हम बच्चे हैं या अभी हम प्राउड हो गए हैं, अभी हम जवान हो गए हैं और पूरी की पूरी जिम्मेदारी लेने की तैयारी कर रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन मैन एंड बॉयज लिखा है उसने। लड़कपन में और जवानी में या मैच्योरिटी का फर्क लिखा है। वो बोलता है कि मैं अपनी सुरक्षितता के लिए व्यक्तियों पे और वस्तुओं पे निर्भरता बंद करूंगा और मेरी सुरक्षितता सिर्फ एक ही सोर्स से आएगी, उच्च शक्ति के पास से। कितना बड़ा पैराडिम शिफ्ट है यार। मेरी सुरक्षितता आज भी मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे कैसे रिलेशनशिप है, उस पर निर्भर कर रही है। लेकिन बिल ये बोलता है ऐसा बच्चे करते हैं, जो जवान हो जाते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं। उनका सोर्स एक ही रहता है। बच्चे रहते हैं वो खुशियों के लिए टॉयज के साथ खेलते हैं ना, खिलौनों के साथ। तो पैसा, रिलेशनशिप, लोग जिंदगी में मेरे इंपॉर्टेंट लोग, ये खिलौनों के जैसे हैं। खिलौने नहीं रहेंगे तेरे पास तो क्या होगा तेरा? मालूम पड़ता है यार, ये तो लफड़ा है बड़ा। अगर मेरे सारे खिलौने ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या इतना ही स्वस्थ रहूंगा अपने साथ? क्या मैं सच में वो विश्वास उच्च शक्ति के पास कर सकूंगा कि मेरे वेलबींग की और मेरी सुरक्षितता की जिम्मेदारी या सारा का सारा एनर्जी मेरे को उधर से ही आता है? जिन्होंने भी इसका जवाब पाया है उनका बिहेवियर और वाणी अलग हो जाती है। और मैं इतना आपको ये बता दूं, ये करने से होता है। मैंने देखा है लोगों को, मैंने कुछ कुछ अनुभव भी किए हुए हैं। फिर ऐसे टाइम पे फिर धीरे धीरे करके मेरा वैल्यू सिस्टम बदलता है शायद। फिर मैं ऑनेस्टली वो 8वें 9वें कदम के लिए माफ़ी मांगने के लिए तैयार होता हूँ। माफ़ी इसके लिए नहीं मांगनी कि वापस रिलेशनशिप में काम में आएंगे। माफ़ी इसके लिए मांगनी है क्योंकि मैंने जो कृतियाँ की हुई है उनकी माफ़ी मांगनी है। तो फिर धीरे धीरे करके वो व्यक्तियों पे और वस्तुओं पे निर्भरता कम हो जाती है। मेरा या बिल का ये कहने का मदितार्थ नहीं था कि मैं वापस से जंगल का प्राणी बन जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। नो, दैट इज नॉट लाइक इट। बट अवाजिब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। बात तो अवाजिब अपेक्षाओं की है ना दोस्त। यहाँ पे वाजिब अपेक्षा कौन खत्म करने की बात करता है? भाई ह्यूमन बींग को, सोशल प्राणी हूँ, मुझे सोसाइटी लगेगी, दोस्त लगेगी, फैमिली लगेगी, खाना पीना सब तो लगेगा हमारा। लेकिन प्रॉब्लम ये है ही नहीं। हमारा प्रॉब्लम है अवाजिब अपेक्षाएं।
तो जब अवाजिब से अपेक्षाएं वाजिब हो जाती हैं तो साली पूरी होती हैं, और जब पूरी होती हैं तो कंटेंटमेंट आता है ना, पूर्ति आती है ना। और मेरा प्रॉब्लम था डिसकंटेंटमेंट, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी। तो जब किसी चीज़ की पूर्ति होती है तो आप तृप्त होते हैं कि बेचैन होते हैं? तृप्त होते हैं, तृप्ति का अनुभव करते हैं। और ये तृप्ति का अनुभव धीरे धीरे करके हर क्षेत्रों में फैलता है, और इसका एक ही स्रोत रहेगा, तो उच्च शक्ति। गॉड कुड एंड वुड इफ वी वेर सॉट। ये जो थर्ड पर्टिनेंट आइडिया दिया हुआ है, सारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रवास सेल्फ सेंटर्डनेस टू गॉड सेंटर्डनेस का, ये मुझे समझ में आया। जब मैं ए के अंदर आता हूँ तो मुझे फिर ये पूरा जर्नी दिखता है। मुझे सिर्फ मेरा डेस्टिनेशन नहीं दिखता है। मेरा डेस्टिनेशन था शराब बंद करना, शराब से दूर रहने के आइडियाज़ और सारे तरीके सीखना। लेकिन वो तो साला ये सारी जर्नी का एक स्टॉप था। अभी गॉड सेंटर्डनेस कहाँ से आएगा? कुछ लोग उसको ये भी बोलते हैं कि सेल्फिशनेस टू सोलफुलनेस। हमारे अंदर जो आत्मिक अधोगति हुई है, जिस आत्मा की आवाज़ को मैंने हर बार खंजर भोंक भोंक के कमज़ोर किया। मैं पीते वक्त जो गलतियां करता था ना, वो अनैतिक है मुझे समझती थी। मेरी आत्मा अंदर से चित्कार के पूछती थी, लकी करता क्या है? ये बीवी के पेट पे लात क्यों मारा साले तूने? लेकिन मेरे अंदर का स्वभाव दोष ये बोलता था, वाजिब है साले, ये आत्मा वात्मा को छोड़। ऐसे टाइम पे उस आवाज का गला मैं ही तो घोटता था ना। तो मेरी आत्मा के पास आवाज ही नहीं था। आवाज नहीं तो एक्सप्रेशन ही नहीं आएगा। अब जब आत्मा की आवाज नहीं है तो काय की आवाज है? फिर मेरे अहंकार की आवाज है, मेरे अहम की आवाज है, मेरे स्व इच्छा पूर्ति की आवाज है। मेरे को जैसा चाहिए वैसा, मेरे को जो चाहिए वो, और मेरे को जब भी चाहिए तभी। इसके सिवा कुछ नहीं बचता दोस्त, कुछ भी नहीं बचता। फिर इसके आगे आप कुछ भी अनुभव लगा लो, पैसा लगा लो, रिलेशनशिप लगा लो, कुछ भी लगा लो, नहीं बचता कुछ। इसके लिए ज़रूरी है एक क्वाइट टाइम। जो शुरू में हम ए का इतिहास पढ़े ना, जब मैं ई नहीं आता हूँ ना, फिर मेरे को ए के इतिहास से भी लगाव हो जाता है। फिर मेरे को इतिहास पराया नहीं लगता है, फिर मेरे को ट्रेडिशन अपने लगते हैं। अराउंड ए होते हैं तो मुझे स्टेप्स अच्छे लगते हैं, स्टेप्स अपने लगते हैं, क्योंकि पर्सनल रिकवरी की बात है। तो पर्सनल रिकवरी तो साला सेल्फ सेंटर्ड आदमी ही करेगा ना, आत्म केंद्रित आदमी पर्सनल रिकवरी की बात करे। लेकिन जब कॉमन वेलफेयर की बात करते हैं ना, तो फिर पहली बार मैं बाहर आता हूँ, अपने से बाहर आता हूँ, अपने समूह, अपने प्रिय समूह में आता हूँ। तो थोड़ा सा ए में आता हूँ मैं, ऐसा समझूंगा। एक ही मीटिंग में आना तो पर्सनल रिकवरी के लिए, लेकिन एक ही बिजनेस मीटिंग में आना वो कॉमन प्लेटफॉर्म है। तो जो ए के आसपास हैं, बाहर बाहर घूम रहे हैं, वो एक ही मीटिंग में आके जाते हैं। जो ए के अंदर आ जाते हैं वो एक ही बिजनेस मीटिंग में बैठते हैं। जो ए के अंदर आ जाते हैं वो चेयरमैन की, ट्रेजरर की, लिटरेचर बांटने की, लोगों को एक्सेप्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं, क्योंकि उनको अपनी ए लगने लगती है। वो ए को यूज नहीं करते हैं। उनकी अपनी ए हो जाती है। वो ए को सामने वाले को देने की कोशिश करते हैं। वो अपनी कितनी भी बड़ी समस्या होने के बावजूद वो अपने ज़िंदगी में बैलेंस लाने की कोशिश करते हैं। उनको फर्स्ट थिंग फर्स्ट समझ में आता है। अभी मेरा दोस्त जो विनायक यहाँ से शेयर करके गया, अगर मैं पैसे के मामले में से सोचूं तो उसको कभी 1 रुपया कहीं पे कोई ट्रैवल पे खर्चा करना चाहिए क्या? दिल पे हाथ रख के बोलो, अपने को लगेगा क्यों आता है आदमी यार, ये साला इसके पास पैसा ही नहीं है। यही हमको समझ में आया ना। बट लेकिन क्या उस व्यक्ति ने थोड़ी सी निर्भरता उच्च शक्ति पे की होगी ना, तो ही ये हिम्मत हुई ना। अगर पूरी तरह से मेरे जैसा रहता और पूरी तरह से अपनी सिक्योरिटी पैसे पे डिपेंड करता, तो क्या वो आ पाता यहाँ पे? हम घर से ही नहीं निकल पाते। हम सब ने अनुभव किया है। प्रॉब्लम ये है कि इस मामले पे हम विश्वास ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्योंकि अंदर से हमेशा वो आवाज आती, कर लेंगे यार, कर लेंगे यार। वैसा नहीं होता है।
हमारे को जो 11 स्टेप का प्रेयर एंड मेडिटेशन है उसके लिए बैठना पड़ेगा। क्यों बैठना पड़ेगा? तीसरे कदम ने मैंने ब्लाइंडली अपनी इच्छा और जीवन उच्च शक्ति के हवाले कर दी थी। थर्ड स्टेप में हम बोलते हैं ना, मेड अ डिसीजन टू हैंड ओवर माई विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टैंड हिम। तीसरी पायरी से 11वीं पायरी तक वी अंडरस्टूड गॉड। वी आर सपोज टू, अपेक्षित है कि मैं अपनी उच्च शक्ति को या उच्च शक्ति के एक्शंस को पहचानने लगा हूं। तो इसके लिए अभी 11वें कदम में हम क्या करते हैं, हम उससे गाइडेंस मांगते हैं। हम में से बहुत कम लोग अभी ये करते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं पता? क्योंकि जब मैं इतिहास पढ़ता हूं ना, तो शुरुआत की जब ये थी ना, तभी वो टाइम पे जो स्पॉन्सर था ना, पूरे कदम करवाता था, पूरे के पूरे कदम करवाता था। उसके बाद में बोलता था हाँ, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, 12वें कदम के बाद जाके रिकवरी सोपरेटी शुरू होती थी। तो सोचो ना, कार्यक्रम कितना फिल्टर हो गया साला। पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो लोग घुटने टेक के सरेंडर होते थे। मीटिंग्स के अंदर बिल टिकवाता था, घुटने टेक के मत्था सर पे लगा के रोते थे, मैंने शरणागति स्वीकार की। अभी वो साला थॉट लेवल पे ही रह गया ना। चौथी पायरी लेने के लिए बिठाते थे साथ में, ये चौथी पायरी लेनी है। माफी मांगने के लिए साथ में निकलते थे, चलिए तेरा प्रोसेस पूरा कराऊं। कार्यक्रम फिल्टर हो गया है, लेकिन कार्यक्रम तो वही है। मेरे को रोज सुबह आधा घंटा या जितना भी टाइम हो सके मेडिटेशन को बैठना ही चाहिए। उसकी आवाज़ मेरी ज़िंदगी में क्या है वो सुननी ही चाहिए। दैट इज़ वेयर द ट्रू गाइडेंस विल कम। क्योंकि बिल को किसी ने पूछा ना कि भाई दारू बंद हो गई, चौथी पायरी ले ली, अमेंड्स मांग लिए, सब कुछ कर लिया, अब वेयर इज़ द ग्रोथ नाउ? अभी क्या, अभी कहाँ से मैं आगे बढ़ूंगा? तो उसने पता था 11th स्टेप, 11वीं पायरी में अभी ग्रोथ है, और ये ग्रोथ एंडलेस है। ये एंडलेस ग्रोथ है। और 11वीं पायरी में जब मैं उस उच्च शक्ति से उसकी मेरे लिए क्या इच्छा है जानने की कोशिश करता हूं, तो साला यार सारा बर्डन ही परफॉर्मेंस का निकल जाता है ना, निकल जाता है ना परफॉर्मेंस का बर्डन। क्योंकि मैं जब प्लान बनाऊं तो फिर मेरे को प्लान के पीछे दौड़ना पड़ता है, लेकिन मैं जब ओपन होके उसका प्लान सुनने की कोशिश करता हूं तो मेरे को इतना समझा यार, उच्च शक्ति के प्लान्स बहुत सिंपल हैं। देयर आर नो डिमांड्स, देयर आर सिंपल नीड्स टू बी मेट। बाकी सारा साला हम ह्यूमन बींग्स नहीं बनाया, थांडा जो भी बनाया, बट फिर भी सर्वाइवल के लिए जो खाना कपड़ा लगता है, सब लगता है, वो चाहिए ही चाहिए। और ये सब कुछ करते हुए मैंने अपने आप को ए के लिए अपना एक ए का हिस्सा देना है। मेरा टाइम, मेरा पैसा मैंने ए को देना है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बोलते हैं ना कि पार्टिसिपेशन, आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, तीनों चीज लगती है। तो शुरुआत शायद आज कंट्रीब्यूशन से भी हो सकती है। मेरी ये और अच्छी बन सके, मेरी एक ही सर्विस बॉडीज, अभी जो पोषण शेयर कर रहा था ना, हमारी आंसरिंग हेल्पलाइन, हमारा इंटरनेट पे प्रेजेंस, जमाना बदली हो रहा है। देखो, जमाने के साथ हमको रहना पड़ेगा। आजकल के बच्चे हर चीज को गूगल करते हैं। पहले लोगों को कोई मीनिंग समझना होता तो लाइब्रेरी जाते थे, वहां से बुकें निकल के सब्जेक्ट के ऊपर ढूंढते थे। अभी लाइब्रेरी इसमें आ गई है। तो क्या नहीं चाहता हूँ कि मेरी ये वहाँ पे प्रेजेंट हो, अच्छे तरीके से हो, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन लगेगा ना यार। और वो कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? वो कंट्रीब्यूशन मेरी कमाई से ही आएगा, वो बाजू वाले की कमाई से नहीं आएगा। दैट इज सेल्फ सपोर्ट। बाजू वाला सपोर्ट करेगा एक को नहीं, और वो भी मेरे से जितना हो सकेगा उतना। ये सारे एटीट्यूडल चेंजेस होते जाते हैं। फिर ए के लिए वक्त देना भी आता है। आप सेवाओं के लिए जब भी आओगे तो आपको वक्त देना पड़ेगा। भाई डेलीगेट बन के आज कॉन्फ्रेंस में जाता है तो वो 5 दिन घर के बाहर रहता है। वो 5 दिन का टाइम उसने दिया ना, निकाल सका ना। और वो ऐसा व्यक्ति मेरे जैसा एक टाइम का होता है जो कि 5 मिनट भी नहीं निकाल सकता था, पूरी तरह से असुरक्षित।
लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपनी श्रद्धा बनाई एक एक कार्यक्रम के ऊपर, उच्च शक्ति के ऊपर। उसके बाद ही वो टाइम दे सका, उसके बाद ही वो पैसा दे सका। ये सारा का सारा प्रोसेस इस प्रोसेस ऑफ सीकिंग गॉड, गॉड यानी कि उच्च शक्ति। और ये प्रोसेस में मैंने अपने आप को बहा देना दोस्तों, और बड़ा मज़ा भी आता है। इतना बर्डन कम हो जाता है, इतना बर्डन कम हो जाता है, बहुत सारे अनायास के सवाल ही ख़त्म हो जाते हैं। वो मेरा एक दोस्त बोलता था ना, यार बेवड़े के पास सबसे ज़्यादा कुछ होता है ना, वो होता है व्यर्थ की जानकारी। उसके ज़िंदगी में कभी काम में नहीं आएगी, इतनी जानकारी भर के रखता है। काम की जानकारी है ही नहीं। ये टाइम होएगा तो बता देना भाई। दूसरा एक अनुभव से थोड़ा सा एक मैंने कंपैरिजन बनाया था। हम लोग ज़िंदगी में वस्तुओं के पीछे ऐसे भागते हैं ना, जैसे एक कुत्ता रिक्शे के पीछे भागता है। भौ 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 करके भागेगा रिक्शे के पीछे, दूर तक भागेगा। अब कोई आदमी वो कुत्ते से पूछे कि साले तू रिक्शे को पकड़ लेगा तो करेगा क्या? क्या उखाड़ लेगा इसका? कुछ नहीं। अगर रिक्शा रुक गया तो ये चुपचाप पीछे आ जाता है, फिर दूसरा रिक्शा। हमारी जिंदगी भी वैसे ही जाती है, एक वस्तु के पीछे दौड़ते हैं। अब मिल गई तो क्या हुआ? क्या हुआ यार? नहीं मिली तो क्या हुआ? मेरी प्रवृत्ति है ना दूसरे रिक्शे के पीछे भागने की। तो प्रॉब्लम रिक्शा नहीं है, प्रॉब्लम साला मेरे अंदर है। मेरे को भागना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को मालूम है कि मैं सोचता था मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, हुआ। लेकिन जब मैंने अपने अंदर से पूछा कि इसका मेरी जिंदगी में कंट्रीब्यूशन क्या, तो मुझे कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन ऑनेस्टली जब खुद के साथ में रिफ्लेक्ट हुआ तो ज़्यादा कुछ लगा नहीं। और ज़्यादा कुछ नहीं लगा तो साला मैंने ज़िंदगी का इतना समय क्यों दिया? मेरी माँ अभी पिछले 2 साल पहले मरी है, तो वो जब ये लास्ट के दिन आए ना, तो मैं उसके पास ही बैठा था। डॉक्टरों ने भी बोला था शी वॉज ऑलमोस्ट 86। और जब मैं उससे पूछता था ना कि माँ क्या चाहिए तेरे को, बोलना। मैं सबसे छोटा हूँ, बड़ा लाडला रहा हूँ, मैंने बड़ी सेवा करने की कोशिश की, लिटरली पैम्पर किया है। वो वानी लैम हमारे जो गुरु थे, दोस्त थे, बड़े भाई थे, वो हमेशा बोलते थे यार बाटली की गुलामी से अच्छा घर वालों की गुलामी, सो जा साला उनके नीचे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं सो ही जाता था, लिटरली पैम्पर करता था। वो मेरे को क्या बोलती थी मालूम है? लकी बस तू मेरे पास बैठ, कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे को भी तो लास्ट में वही मेरे मुंह से निकलेगा। क्या तुम्हारे मुंह से कुछ और निकलेगा? नहीं निकलेगा ना। तो जो लास्ट में लगेगा रिलेशनशिप, वो तो बहनचोद हम कभी बनाते ही नहीं है। हम तो पैसा बना रहे हैं, हम तो गाड़ियां बना रहे हैं, हम तो पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं। हंसने को आता है अभी, लेकिन यहां से बाहर निकलते ही आप रिक्शे के पीछे भागेंगे। यह हमारी प्रवृत्ति है, ये हमारी प्रवृत्ति है। इसके लिए रोज का आधा घंटा ओरिएंटेशन बैठना मस्ट। हमारी जो आध्यात्मिक जागृति है वो एजुकेशनल वैरायटी की है, वो बिल जैसी नहीं है। बिल को साले को फ्लैश हो गया, उसका ऑब्सेशन लिफ्ट हो गया, वो छूट गया। हम लोग रोज रोज का गाइडेंस मांगते हैं, और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम खुद पे हंस भी नहीं पाते। हम डेली इन्वेंट्री में रात को नहीं बैठे हैं तो आज के दिन कौन से रिक्शे के पीछे भागा था वो भी समझ में नहीं आता। रात को बैठो आंख बंद करके, यही पूछो आज लकी कौन से रिक्शे के पीछे भागा था। बहुत रिक्शे मिलते हैं। फिर थोड़ा सा खुद पे हंसने को आता है, फिर कोर्स करेक्शन होता है। हम अपना वापस से रास्ता सीधा करते हैं और नेक्स्ट डे वापस उधर से ही गाइडेंस मांगते हैं। वो बोलते हैं ना ए में कि इफ यू कांट मेक इट फेक इट। करने की कोशिश करो दोस्तों, ये रास्ता है अपना, ये अपनी रिकवरी का अहम भाग है। इट कैनॉट बी अवॉइडेड एट ऑल, इट हैज़ टू बी पार्ट एंड पार्सल। और इसके लिए छोटे छोटे से कदम है वो करने। जाएगा क्या लास्ट को? अहंकार ही जाएगा ना, वो तो वैसे भी एक दिन चला जाना है।
वो तो वैसे भी एक दिन चला। कहाँ मेरी माँ को इतना अहंकार हो गया, या क्या था उसके पास, सब कुछ होते हुए भी उसको सिर्फ मैं ही चाहिए था। सो दैट्स इट दोस्त, बोलने जैसा बहुत कुछ है, क्योंकि इधर से ही इतना मिला है। और एक बात बोलूँगा, एक सरदार जी कर सकता तो आप लोग तो यार समझदार लोग हो, है ना? यानी कि ये का कार्यक्रम सरदार जी पे भी काम करता है। ब्यूटीफुल लाइफ, एक्सप्लोरिंग। अभी मैं ये भाई 2 मिनट और देना। काम के मामलों में यहाँ पे एक हैदराबाद में सहज मार्ग का आश्रम है, वहाँ पे मुझे मेडिटेशन हॉल का काम मिला। मैं चला गया वहाँ पे। हमारी एमय जीवन जीते जीते इस तरफ को झुकाव ज़्यादा होता है, टेंडेंसीज इस तरफ की हो जाती, उस तरफ की नहीं रहती। अभी रिक्शा है लेकिन आध्यात्मिक है। रिक्शा जाता नहीं, रिक्शा जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो आध्यात्मिक हो जाना चाहिए। तो मैं वहाँ पे गया, बातचीत किया, काम करने लगा। तो आई स्टार्टेड सिटिंग विद देम। मैं समझने लगा मार्ग क्या है, क्योंकि आज मुझे, पहले तो मुझे यही लगता था कि कोई बड़ा आदमी मिला हो तो सबसे पहले उससे यही पूछूं कि तूने साला कमाया कैसे, बता, तेरे पास इतनी कंपनी कैसे आई, तू टिकाता कैसे है। तो ये एंटायर फोकस इज मनी। लेकिन अभी वो रिक्शा बदली हो गया है, तो अभी मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई क्या तत्वों के आधार पे, ये नॉर्मल लोग हैं, सालों के पास मर्सिडीज लेके आते हैं और सुबह सुबह 1-1 घंटा मेडिटेशन को बैठते हैं, एकदम नॉर्मल जीवन जीने की कोशिश करते हैं, रात को वो भी डेली इन्वेंट्री लेते हैं। तो मेरे जैसे आदमी को तो बड़ा फक्र होता है कि साले तुम्हारे को क्राइसिस क्या है, ये सब करने की जरूरत है। और तभी मेरे को समझ में आता है कि साला हमको जो विरासत में मिला है ना, हम उसकी कदर नहीं करते, और लोग खर्चा कर करके जाते हैं उधर, ना लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करके जाते हैं। उनके साथ बैठते हुए अब मेरे को सिर्फ एक के अंदर ही मेरे सवालों का जवाब है ऐसा नहीं लगता है। इन्हें तो बिल ने बोला है ना, प्रेयर एंड मेडिटेशन सीख, ढूंढ तेरी उच्च शक्ति कहाँ मिले तेरे को, जा मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जिधर जाना है, जो धार्मिक स्थल पे आध्यात्मिक स्थल पे जाना है, जा ढूंढ उसको, सीख। तो उधर बैठने के बाद में मेरे को बड़ा अच्छा लगा उनका सत्संग, क्योंकि वो प्रवचन नहीं करते हैं, पॉलिटिकल नहीं है, कोई उनका कोई ऐसा दाढ़ी वाला बाबा नहीं मेरे जैसा। दे आर मोर ऑफ लाइक ए। तो अभी मेरा प्लान है उनके साथ में बैठने के बाद, समझने के बाद, अभी मैं उनके मास्टर को पठाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन करेगा। मतलब वहाँ पे 20,000 आदमी को बैठने का हॉल है, 3-4 हज़ार आदमियों के लिए रहने की डॉर्मेट्रीज है। इतनी बड़ी जगह अवेलेबल होगी तो मज़ा करेंगे ना। ये मैं आपको चेंज बताता हूँ। गया मैं उधर पैसा कमाने था, क्या लेके गया मेरे को वहाँ पे, बिजनेस, क्योंकि मेरे को किसी ने बोला वहाँ पे काम है, उन्होंने मेरा क्रेडेंशियल्स देख के बुलाया, मैं कर रहा हूँ बिजनेस, लेकिन रिटर्न्स क्या अपेक्षित है। देखो, मैंने आपको ये नहीं बोला, ना मैंने सोचा है कि मेरे को उसमें से लाख मिलेगा या करोड़ मिलेगा। मुझे ज़्यादा खुशी क्या देती है कि मैं साला एक इंटरनेशनल कन्वेंशन कर रहा हूँ। अगर ये व्यक्तिमत्व में बदल नहीं है तो फिर पूछिए फिर क्या है। थैंक यू सो मच।